Hello students, I am कल्पना मिश्रा, साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, हमने जो है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इसके 2 पार्ट कर लिए। फर्स्ट पार्ट में इसकी सारी इंट्रोडक्शंस आपको समझा दिया था पूरा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बैलेंस अनबैलेंस्ड फोर्स भी आपको करा दिया था, ठीक है। और उसके बाद ये आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है पार्ट 2 में मिलेगा। ये पार्ट 2 में आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट करा दिया था। आई होप आपको ये सारा समझ आ गया हो। नेक्स्ट आज हमने स्टार्ट करना है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसकी एग्जांपल्स भी आपको हमने बता दिया था। इनर्शिया और मास भी हमारा हो गया। तो नेक्स्ट आज हमने स्टार्ट करना है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। जो मोशन के तीनों लॉ हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तो ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑलमोस्ट एग्जाम में आ ही जाती है, तो इसको आपने अच्छे से करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट दैट व्हेन एन अनबैलेंस्ड external force act on an object, its velocity change, that is the object get an acceleration. We would now like to the study how the acceleration of an object depend on the force applied to it and how we measure a force. हमने फर्स्ट जो है लॉ में क्या पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है तो मूव ही करता रहेगा, और स्टॉप है तो स्टॉप ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगता है, तब तक उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। तो ये तो हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा, ठीक है। लेकिन अब ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन में क्या होता है, इसके बारे में हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ेंगे कि जब फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसके एक्सेलरेशन में क्या हो रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन आपने चैप्टर 8 में अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। एक्सेलरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। आपको पता है ये चीज़, ठीक है। ये मीन्स चेंज ऑफ वेलोसिटी। हमें पता है u हमारा क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, और जो v होता है वो क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो ये हमारा एक्सेलरेशन होता है। इसको चैप्टर नंबर 8 में पूरी डिटेल बताया हुआ है। अगर आपने चैप्टर नंबर 8 की वीडियोस नहीं देखी हो तो पहले प्लीज़ उसको देख लो, तभी आपको प्रॉपरली ये समझ में आएगा। तब यहाँ पर है कि एक्सेलरेशन चेंज हो जाती है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहे हैं डेली लाइफ के लिए कि कोई प्लेयर है, ठीक है। मैं आपको फिगर के थ्रू बता देती हूँ कि प्लेयर का इसमें नहीं, अभी थोड़ी देर बाद, पहले आप ऐसे ही देख लो कि फॉर एग्जांपल लेट अस recount some observation from a everyday life. During the game of the table tennis, if the ball hit a player, it does not hurt him. On the other hand, when a fast moving cricket ball hit a spectator, it may hurt him. अगर कोई बॉल होती है, अगर टेबल टेनिस की कोई बॉल है, ठीक है, वो बॉल आपको पता है हल्की होती है, और कोई क्रिकेट का प्लेयर है उसकी बैट पे वो आके हिट कर रही है, तो उसको मतलब इतना ज़्यादा एहसास नहीं होगा उसके बॉल के हिट होने का। लेकिन अगर वही क्रिकेट बॉल आके उसके ऊपर हिट होती है तो उसको ज़्यादा हर्ट होता है, ज़्यादा महसूस होता है। क्यों महसूस होता है, क्योंकि वो बॉल क्या है, उसका मास ज़्यादा है, और टेनिस की बॉल का मास क्या था, कम था। इसी तरीके से और एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं कि एक ट्रक है, एट रेस्ट डज नॉट रिक्वायर एनी अटेंशन व्हेन द पार्क्ड अलोंग ए रोड साइड, बट ए मूविंग ट्रेड even at a speed as low as 5 meter per second may kill a person standing in its path. A small mass such as, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहले ट्रक का, अगर कोई ट्रक है, आप मान लो वो ट्रक अगर कहीं साइड में खड़ा हुआ है, ठीक है, अगर साइड में खड़ा हुआ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर यही ट्रक जो है वो मूव करता हुआ आ रहा है और 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से मूव कर रहा है, अगर कोई पर्सन यहाँ पर जो है वो खड़ा हुआ है तो वो अगर उसको हिट करेगा तो क्या हो जा सकता है, उसको चोट लग सकती है, वो उसकी डेथ हो सकती है, ठीक है। तो उसमें फ़र्क पड़ा। अगर वो एक साइड में खड़ा था तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो तेज़ी से, अगर किसी स्पीड से आ रहा था तो ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई, ठीक है। नेक्स्ट एक देते हैं एग्जाम्पल हम कि ए स्मॉल मास सच एज ए बुलेट। बुलेट क्या होता है, जो गन के अंदर जो गोलियां होती है उसको बोला हुआ है। मे किल ए पर्सन देन फायर
from the gun. These observations suggest that the impact produced by the object depend on their mass and velocity. Similar, if an object is to be the accelerated, we know that the greater force is required to given a greater velocity. In other words, there appears to exist some quantity of the importance that the combine and the object mass of its velocity. One such the property called momentum was introduced by Newton. तो हमने पहले कि आपको बुलेट का एग्जांपल बताया था। अगर बुलेट जो है किसी गन में से, फॉर एग्जांपल ये आपकी हो गई गन, फॉर एग्जांपल समझ लो, ठीक है, गन में से अगर बुलेट निकल रही है तो यहाँ पर अगर कोई पर्सन खड़ा है तो वो उसको क्या, अगर लगी तो वो क्या हो सकता है, उसकी डेथ हो सकती है, उसको चोट लग सकती है, समथिंग जो भी है, ठीक है। लेकिन अगर यही बुलेट हम क्या करेंगे, उठा के फेंकेंगे, ठीक है, अगर हमने इसको उठा के क्या कर दिया, फेंक दिया, तो ये क्या होगा कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पर ये जो पर्सन है, यहाँ पर ये पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, और इसको बुलेट फेंक के मारा, ये छोटी सी बुलेट को फेंक के मारा, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वही अगर गन से आ रही है तो इतनी स्पीड से आ रही है कि वो उसकी क्या हो सकती है, पर्सन की डेथ हो सकती है। तो आप समझ सकते हो कि ये किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है कि उसकी स्पीड कितनी है। मास तो था ही, लेकिन उसकी वेलोसिटी पे जो है डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, हम इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मास और वेलोसिटी की जो एक कंबाइंड प्रॉपर्टी है, उसको हम बोलते हैं मोमेंटम। दिस इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मोमेंटम। अब हमको पता है कि मास हम किससे शो कर रहे थे, एम से, तो मोमेंटम को हम एम से शो नहीं कर सकते ना, फिर हमें प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए मोमेंटम को शो किया जाता है पी से, ठीक है। तो P इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मीन्स कोई भी जो मोमेंटम है वो मास और वेलोसिटी को अगर प्रोडक्ट करेंगे तो हम उसकी मोमेंटम को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए, ठीक है। तो इसे मोमेंटम आपको समझ आ गया, और इसको इंट्रोड्यूस किया था किसने, न्यूटन ने मोमेंटम को इंट्रोड्यूस किया था। द मोमेंटम, अभी आपको मैंने बताया, उसको किसको डिनोट किया है, पी से, ठीक है। वो क्या होता है मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अभी ये फॉर्मूला हो गया हमारा, ठीक है। मोमेंटम हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, इस डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी v। मोमेंटम के पास क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। आपने ये भी चैप्टर 8 में इसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा, अगर नहीं किया होगा तो उसको जरूर करो, ठीक है। मोमेंटम जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। डायरेक्शन है क्यों, क्योंकि जो वेलोसिटी है या तो उसकी स्पीड इस साइड को होगी या इस साइड को होगी, मीन्स उसके पास डायरेक्शन है कि वो ईस्ट में जाएगा, वेस्ट में जाएगा, नॉर्थ में जाएगा कि साउथ में जाएगा। और साथ में उसके पास क्या है, मास भी है, एम मास भी है, तो मास भी है और वेलोसिटी भी है, इसलिए क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसकी यूनिट जो होती है, ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, आपको ध्यान रखना है कि द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोमीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसको हम कैसे लिखते हैं, के जी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये इसकी क्या हो गई, एसआई यूनिट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट पे जब अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, तो मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जब कोई फोर्स अप्लाई होता है तो उसका प्रोडक्ट और मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो ही क्या कहलाता है, मोमेंटम। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। बहुत ही ईजी है, बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो हम देखते हैं, लेट अस द कंसाइडर ए सिचुएशन इन विच ए कार विद ए डेड बैटरी। मान लो किसी कार में जो है बैटरी डेड हो गई है और उसको पुश कर रहे हैं अलोंग अकेले, ठीक है, स्ट्रेट रोड पर, गिव स्पीड देने के लिए उसको 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड देने के लिए उसको हम पुश कर रहे हैं, विच इज सफिशियंट टू द स्टार्ट इट्स इंजन। इंजन तो स्टार्ट हो गया, इफ नॉट और 2 पर्सन गिवन सडन पुश, उसके बाद फिर क्या हुआ, उसको एक से ज़्यादा 2 लोगों ने उसको पुश करना हार्डली शुरू किया। इट हार्डली स्टार्ट बट ए कंटिन्यू पुश ओवर सम टाइम। आपने उसको पुश तो किया, ठीक है, एक कार थी आपके पास, उसको आपने पुश तो किया यहाँ पर, लेकिन उसको कुछ देर तक आपको पुश करना पड़ा ताकि वो आगे 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 मूव करे, तब उसका इंजन जो है वो वर्क करना शुरू किया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो
मोमेंटम है उसमें उसकी स्पीड भी ज़रूरी है, उसका मास भी ज़रूरी है और फोर्स भी ज़रूरी है। तो इसका जो हम देखेंगे मीन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, ये आप डेफिनेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन देख लीजिए, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन करना ही करना है। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि मोमेंटम की जो रेट चेंज होती है ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इज डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, की क्या है, ध्यान से समझो कि चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, जो उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसकी वजह से जो जिस डायरेक्शन में उसमें फोर्स लग रहा है। तो इसके लिए हम मैथमेटिकल डेरिवेशन देख लेते हैं कि क्या होता है कि मोमेंटम चेंज हो रहा है। अगर एक हम मोमेंटम मान लेते हैं P1, दूसरा मोमेंटम मान लेते हैं P2, तो अगर हम चेंज ऑफ मोमेंटम देखते हैं तो P2 माइनस P1, ठीक है, P क्या है, मोमेंटम। तो इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मैथमेटिकल डेरिवेशन, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल डेरिवेशन है। सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, मान लिया कोई मास है ऑब्जेक्ट का, उसको हमने क्या ले लिया m, और वो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में। इनिशियल वेलोसिटी आपको पता ही है, हमेशा से चैप्टर 8 के न्यूमेरिकल आपने सॉल्व किया होगा, इनिशियल वेलोसिटी को क्या लेते हैं u, और फाइनल वेलोसिटी को क्या लेते हैं v, ठीक है। और कांस्टेंट जो फोर्स है उसको हमने क्या लिया है f, टाइम हमने क्या लिया है t। तो हमें पता है कि हमें अगर मोमेंटम निकालना है तो मोमेंटम के लिए आपकी क्या हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। चेंज ऑफ मोमेंटम में एक मोमेंटम हमने P1 लिया था, एक मोमेंटम हमने P2 लिया था, तो मास तो चेंज नहीं होगा ना, गाड़ी की जो मास है वो तो नहीं चेंज हुई थी ना, उसकी क्या चेंज हुई थी, वेलोसिटी चेंज हुई थी। तो एक हमने क्या ले लिया u और दूसरे को क्या ले लिया हमने v, ठीक है, ये समझ आ गया आपको। तो यहाँ पर फिर हमने चेंज ऑफ मोमेंटम P2 माइनस P1 और mv माइनस mv, ठीक है। अब मास हमारा चेंज नहीं होता है इसलिए m हमारा क्या हो गया, कॉमन निकल गया, और क्या बच गया, v माइनस u, ठीक है। अब आपको पता है चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या होता है कि v माइनस यू अपॉन क्या हो गया t, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है, अगर फोर्स लगा हुआ है तो m इंटू ए होता है, ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। आपको पता है ना फोर्स क्या होता है, m a, ठीक है, m a मीन्स क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन में v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है, ये किसका है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये सारे जो हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, फोर्स अगर अप्लाई कर रहे हो तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। और आपने पहले पढ़ा होगा अच्छी तरीके से 9th क्लास में कि जो प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है उसको हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, के एल एम जो मर्जी लगा सकते हो, पर बेसिकली जो है के लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर इज इक्वल टू लगाया, और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर के लगा दिया और प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, एफ इज इक्वल टू के एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। अब आपको पता है कि v माइनस यू अपॉन टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, एम ए, मीन्स हमारे पास f इज इक्वल टू क्या आ गया, के एम ए। के तो हमारा क्या है, कांस्टेंट, हम कह सकते हैं फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मास और एक्सीलरेशन के, ठीक है। तो आपको ये चीज़ तो मैंने बता ही दिया कि जो a है v माइनस यू अपॉन टी एक्सेलरेशन है, जो कि चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। द क्वांटिटी k इज़ द कांस्टेंट, ये भी आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि SI यूनिट जो है मास और एक्सेलरेशन की क्या होती है, मास की क्या होती है kg, और एक्सेलरेशन की क्या होती है kg मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इसकी यूनिट लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, अगर हमने 1 यूनिट फोर्स लिया तो हमारा 1 kg जो मास है और 1 मीटर सेकेंड क्या है हमारा एक्सेलरेशन।
तो F इज इक्वल टू ma, ठीक है। तो हम इसकी यूनिट कैसे लिखेंगे, मास तो हमें पता है क्या है, मास kg, एक्सेलरेशन हमारा क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये किसकी यूनिट हो गई, ये हो गई ये फोर्स की यूनिट, ठीक है। किसकी यूनिट हो गई, फोर्स की यूनिट। लेकिन इसको हम जो है न्यूटन भी लिख सकते हैं, इसको हम न्यूटन भी लिख सकते हैं। और इसका सिंबल जो होता है, न्यूटन का सिंबल एन होता है, क्योंकि इसके बारे में जो है ज़्यादातर न्यूटन ने बताया था, न्यूटन ने इसके डिस्कवर किया था, न्यूटन ने इसको डिस्क्राइब किया था, इसलिए इसको क्या दिया गया, एन से डिनोट किया गया। फोर्स की जो यूनिट है वो न्यूटन, ठीक है, और उसका सिंबल क्या हो गया, एन, ठीक है। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन give us a method to measure of a force acting on an object product to the mass and acceleration। ये हमने पहले पढ़ लिया कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ने क्या बताया कि कोई भी फोर्स प्रोडक्ट और मास के इज इक्वल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसके हम कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स देख लेते हैं, डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। क्या आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपने देखा होगा क्रिकेटर्स को, आपने टीवी पे भी देखा होगा कि जब आप एक बॉल अगर आ रही है तो क्रिकेटर्स क्या करता है, अपने हाथ को कुछ इस तरीके से करता है कि बॉल लेने के लिए, और उसके बाद सेकंड पिक में देखो कि ये अपने हाथ को फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ लेके जाता है। आप ध्यान देना, अगर अभी तक नहीं ध्यान दिया होगा तो अब ध्यान देना, ठीक है। बॉयज़ तो कई बहुत सारे क्रिकेट खेलते होंगे, उनको तो पता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जिस स्पीड से ये बॉल आ रही है तो यहाँ तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब वो थोड़ा और आगे जाएगी तो उसकी स्पीड धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसलिए अगर उसने यहीं पकड़ लिया उसको तो वो बॉल से उसके हाथ में चोट लग सकती है। लेकिन जब वो उसको धीरे धीरे यहाँ तक लेके जाके पकड़ता है तो उसकी जो स्पीड है वो साथ साथ जो है उसकी स्पीड कम हो जाती है, वेलोसिटी कम हो जाती है, जिससे हाथ में चोट कम लगती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसकी मोमेंटम जो है चेंज हो गई, इतनी दूर में मोमेंटम चेंज हुई तो फोर्स भी चेंज हो गया। फोर्स अगर कम हो गया तो जिससे उसके हाथ में चोट नहीं लगेगी, ठीक है। इसी तरीके से जो एथलीट्स होते हैं ना, यहाँ पर दी हुई है आपकी एग्जांपल, एथलीट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनके लिए या फिर फॉर्म का गद्दा वगैरह लगाया जाता है, या फिर क्या किया जाता है, सैंड रखा जाता है, जिससे वो एथलीट्स क्या होते हैं, अगर वो जंप करते हैं तो उसके नीचे पुश होते हैं, जिसकी वजह से उनको चोट क्या होती है, कम लगती है। सैंड में क्यों होता है, सैंड क्या होती है आपको पता है ना, रेत में फिर अगर कोई चीज़ करो तो रेत इधर उधर बिखर जाती है, जिसकी वजह से अगर वो उस पर गिरते हैं तो उनकी मोमेंटम मतलब उनकी स्पीड जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, जिससे उनको चोट कम लगती है। इसी तरीके से अगर कराटे एक्सपर्ट को आपने देखा होगा, अगर ढेर सारी वो देखते हैं ना ईंटें रखी होती है और उसके ऊपर एक हाथ मारते हैं और फटाक से ईंट टूट जाती है, तो आपने देखा होगा वो बहुत तेज़ी से मारते हैं, बहुत तेज़ी से मारते हैं ताकि वो क्या हो, उस पर फोर्स ज़्यादा लगे, और ज़्यादा फोर्स की वजह से वो फटाफट जो भी उनको तोड़ना है वो टूट जाती है, ठीक है। तो ये तो कुछ एग्जांपल्स आपको बता दी। तो यहाँ पर अभी हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करें तो क्या होगा, द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी मैथमेटिकली स्टेट फ्रॉम द मैथमेटिकली एक्सप्रेशन ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अगर हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकली स्टेट देखें तो क्या होगा, हमें पता है एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए, आपको पता है क्या है वो, वी माइनस यू अपॉन टी, किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू, ठीक है, ये तो पता है ना, ठीक है, ए की वैल्यू हमने यहाँ फिल कर दी। अब यहाँ पर आपको पता है कि ये डिवाइड में है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। अब बोला हुआ है फर्स्ट लॉ में आपको क्या बोला था कि फोर्स अगर ज़ीरो है तो जो भी ऑब्जेक्ट है वो आगे मूव नहीं करता है, तो हमने एफ को अगर क्या ले लिया, ज़ीरो ले लिया। तो एफ अगर आपका यहाँ पर आपके पास है एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। एफ अगर आपका ज़ीरो हो गया तो ये तो आपका पूरा ज़ीरो हो गया, ठीक है। और अगर ये ज़ीरो है, यहाँ पर आपने एम कॉमन ले लिया, बीच में क्या हो गया, वी माइनस यू, ठीक है। अब एम आपका इधर आके ये भी ज़ीरो हो गया, तो ये क्या हो गया, वी माइनस यू। इट मीन्स जो वेलोसिटी में चेंज है वो भी क्या है, ज़ीरो है। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि अगर ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स ज़ीरो है, तो उसकी वेलोसिटी भी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और मूव कर रहा है तो मूव ही करता रहेगा। आई होप आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।
तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है तो मैं आपके लिए और अच्छे से वीडियोस बना सकूं। ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। ओके स्टूडेंट्स।